आज से 3 हफ्ते तक चले प्रोसेस के बाद ऑफिसर बसंत ने 17 में से 3 सीआरपीएफ ऑफिसर्स को अपने मिशन के लिए चुना था। 3 ऑफिसर्स जिनका नाम और पहचान ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी आरएनडीडब्ल्यू एजेंट्स को दी जानी थी। ऑफिसर बसंत दशकों से आईएसआई और पाकिस्तानी फौज को स्टडी करते आ रहे थे। वो अच्छे से जानते थे कि पाकिस्तानी एजेंट्स दुनिया की हर चीज को धर्म के चश्मे से देखते हैं। ऐसा करना उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा जो होता है। यही कारण था कि उनके द्वारा चुने गए सीआरपीएफ के तीनों ऑफिसर्स धर्म से मुसलमान थे। 3 भारतीय मुसलमान जो ख्वाजा को ऊपर भेजने के लिए अपनी और अपने परिवारों की जिंदगी हंसते हंसते खतरे में डालने को तैयार हो गए थे। आईएसआई के जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि जेसीआईबी को झांसा देने के लिए रचा जा रहा है ये मिशन नहीं बल्कि एक मृग तृष्णा थी, एक छलावा था। और इस महाछलावे के लिए आरएनडीडब्ल्यू द्वारा अपने 3 सबसे शातिर एजेंट्स को चुना जाता है। ज्यादातर समय गुप्त रहने वाले 3 ऐसे एजेंट्स जिनके चेहरे ऑफिसर बसंत के अलावा पूरी आरएनडीडब्ल्यू में आज तक केवल 2-3 लोगों ने ही देखे थे। इन एजेंट्स को सीआरपीएफ का कवर देने के बाद आरएनडीडब्ल्यू द्वारा कश्मीर और पीओके में एक जानकारी लीक कर दी जाती है कि सीआरपीएफ के 3 ऑफिसर्स आईएसआई से कांटेक्ट करना चाहते हैं। एस्पियोनाज की दुनिया में इस टेक्निक को फीलस छोड़ना कहा जाता है। आरएनडीडब्ल्यू द्वारा गढ़ी गई कवर स्टोरी के अनुसार कश्मीर में पोस्टेड इन सीआरपीएफ ऑफिसर्स का मोदी और भारत सरकार से पूरी तरह मोह भंग हो चुका था। इन अफसरों के दिल में मोदी और बीजेपी के प्रति इतनी ज्यादा नफरत जन्म ले चुकी थी कि अपने ही देश के साथ गद्दारी करने को तैयार हो गए थे। बस फिर क्या था, जैसे ही ये फीलस इंटेलिजेंस के तालाब में चारे की तरह डाले जाते हैं, आईएसआई की कुछ हल्की फुल्की मछलियां खुद ब खुद कांटे में आ फंसती हैं। श्रीनगर में एक्टिव आईएसआई के कुछ एसेट्स आखिरकार इन तीनों एजेंट से संपर्क कर ही लेते हैं और सीआरपीएफ के वो 3 ऑफिसर जिनकी आइडेंटिटी इन एजेंट्स को दी गई थी, उन्हें और उनके परिवारों को बिना किसी विलंब एक क्लासिफाइड लोकेशन पर भेज दिया जाता है। 3 नवंबर 2023 की शाम तीनों एजेंट्स का एलओसी क्रॉस करना पूरी तरह वास्तविक लगे और आईएसआई को किसी प्रकार का कोई शक ना हो, इसके लिए ऑफिसर बसंत द्वारा राष्ट्रीय राइफल्स की रोमियो फोर्स से सहायता ली जाती है। सलोत्री गांव के पास एक पोस्ट पर रोमियो फोर्स द्वारा 5 बंकर्स तैयार किए जाते हैं और सबसे आगे वाले बंकर में एक सूबेदार को तैनात कर दिया जाता है। राष्ट्रीय राइफल्स का एक अत्यंत अनुभवी सूबेदार जिसे एलओसी क्रॉस करते समय तीनों आरएनडीडब्ल्यू एजेंट्स के ऊपर अपनी एलएमजी से फायरिंग ओपन करनी थी, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना था कि उसकी बंदूक से निकलने वाली एक भी गोली गलती से भी किसी एजेंट को न लगे। इसके अलावा गांव के कुछ घरों की छत पर रोमियो फोर्स के स्नाइपर्स को भी पोजीशन किया गया था। स्नाइपर्स जिन्हें एक क्षण के लिए भी तीनों एजेंट्स को अपनी स्कोप के व्यू से ओझल नहीं होने देना था। इस बात की पूरी संभावना थी कि एजेंट्स के एलओसी क्रॉस करते समय आईएसआई इनके साथ डबल क्रॉस करेगी, यानी कि इन तीनों को रास्ते में ही मारने का प्रयास किया जाएगा। इसी आशंका के चलते एजेंट विश्वा द्वारा एलओसी पर मौजूद बिलाल और तौफीक को एक पेजर दिया गया था। आईएसआई या पाकिस्तानी फौज के इरादों पर किसी भी प्रकार का शक होते ही इस पेजर के ऊपर उन्हें एसओएस लिख के सेंड का बटन दबाना था और ऐसा होते ही सलोत्री पर बने बाकी 4 बंकर्स और स्नाइपर्स बिना किसी संकोच पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर फायरिंग करने लगते और इसके ठीक 60 सेकंड बाद पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय फौज की आर्टिलरी पोस्ट भी एक्टिवेट हो जाती। कहने का मतलब यह कि रोमियो फोर्स द्वारा पाकिस्तानी पोस्ट को युद्ध स्तर पर एंगेज करने का इंतजाम किया गया था और यह सब किया गया था जिससे कि प्लान फेल होने की स्थिति में आरएनडीडब्ल्यू के तीनों एजेंट्स को सकुशल वापस लाया जा सके। अरे कहां रह गए थे तुम दोनों? चलो अब जल्दी करो, फिर तुम्हें वापस भी निकलना है। एजेंट विश्वा के कहते ही बिलाल और तौफीक अपनी एसयूवी को घर के अंदर लगा देते हैं और इसके ठीक 5 मिनट बाद एजेंट पृथ्वी, वायु और आकाश घर से बाहर निकलते हैं। पिछली शाम पीओके में घुसे आरएनडीडब्ल्यू के 3 एजेंट जिनमें से 2 ने अपने हाथों में एक भारी भरकम कालीन पकड़ी हुई थी, कालीन जिसके अंदर ख्वाजा शाहिद और मियां मुजाहिद लिपटा हुआ था। भारत से आए तीनों एजेंट्स कालीन में लिपटे ख्वाजा को एक सफेद टोयोटा हाइलक्स के पीछे डाल देते हैं जिसमें पहले से ही और भी कई कालीन पड़ी हुई थी। इसके बाद एजेंट पृथ्वी और वायु बिलाल के साथ इस मिनी ट्रक में बैठ जाते हैं और एजेंट आकाश तौफीक के साथ एक दूसरी एसयूवी में। इसके साथ जो कुछ भी करना है प्लीज वो जल्दी कर लेना। तुम्हें हर हालत में शाम को 6:45 से पहले अपनी लोकेशन पर पहुंचना है।
दूसरी साइड पहुंचने के बाद जब तुम सिग्नल दे दोगे उसके बाद ही बिलाल और तौफीक वहां से निकलेंगे, ठीक है? कीप योर आइज ओपन एट ऑल टाइम्स एंड बी वेरी केयरफुल। एजेंट विश्वा की ये बात पूरे ध्यान से सुनने के बाद जैसे ही एजेंट पृथ्वी में अपना सर हिलाते हैं, RNDW की ये दोनों गाड़ियां फुल स्पीड में LOC की तरफ दौड़ने लगती हैं। 6 नवंबर की सुबह कुछ घंटे और सर्च करने के बाद ISI को ख्वाजा का सर भी बरामद हो ही जाता है। और जब ये समाचार आप पारा पहुंचता है तो ISI हेडक्वार्टर्स की एक एक ईंट थर्रा उठती है। ख्वाजा के शरीर पर मिले जख्मों की डिटेल्स सुन एक मामूली से एजेंट से लेकर खुद ISI चीफ तक सबके दिलों में दहशत दौड़ने लगती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब RNDW ने ISI के किसी गुर्गे को इस दुनिया से मुक्ति दे दी हो, लेकिन ऐसा पहली बार जरूर हुआ था जब RNDW ने ISI को ट्रैप करके चारों खाने चित करके उसके एक हाई प्रोफाइल एसेट को ठीक उसकी नाक के नीचे से गायब कर दिया था, उसको उसके घर में घुस के उठा लिया था। ख्वाजा के ISI हैंडलर्स जानते थे कि अब ISI और पाकिस्तान फौज में तो उनका करियर पूरी तरह खत्म हो चुका है। उन्हें अच्छे से पता था कि अपनी बची कुछ जिंदगी गुमनामी के अंधेरे में बिताने के अलावा अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। एजेंट विश्वा, उनकी पत्नी सुमित्रा, बिलाल और तौफीक और इन चारों की सहायता से ख्वाजा को ठिकाने लगाने वाले एजेंट पृथ्वी, वायु और आकाश, RNDW के लिए काम करने वाले सातों एजेंट्स अगले 24 घंटों के भीतर ISI और पाकिस्तान की पहुंच से बहुत बहुत दूर जा चुके होते हैं।